तो करंट का आरएमएस वैल्यू मिल गया। करंट का कहां पर मिला आरएमएस वैल्यू? करंट का आरएमएस वैल्यू मिला मुझे यहां पे। मुझे करंट कहां चाहिए? करंट यहां पे चाहिए। करंट का एसी वाला पार्ट आ रहा था इधर, वो एसी का आपने एसी करंट का पहले तो आरएमएस वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पर करंट का आरएमएस वैल्यू है, पर मुझे चाहिए यहां पे वोल्टेज। तो यहां पे वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट है यहां पे, यहां का करंट पता आपको आई, और इसका कैपेसिटर का होता है एक्स सी। तो आपको आप अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो आई को एक्स सी से, मतलब एक्स सी एक तरीके से रेसिस्टेंस की जैसे होता है, तो आई इंटू एक्स सी क्या होगा? यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां पे वो जो वोल्टेज खर्च होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज खर्च होगा वो आ गया, मतलब इसके पैरेलल में ये लगा हुआ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा आरएमएस का वो मिल जाएगा। चमक रहा है ना? तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ का जो वोल्टेज था वो मिला, उस वोल्टेज से इधर का करंट निकाला। वो जो नॉर्मल करंट आया एसी का, उससे पहले आरएमएस करंट निकाला। आरएमएस से अब हम आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, और आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करने के करंट को रिएक्टेंस से प्रतिघात से मल्टीप्लाई कर दो। तो आ जाओ भैया, कहाँ गया ये रहा। किसी ने ये नहीं छापा था तो पॉज करके छाप सकते हो। छाप लोगे ना? दिख रहा है? दिख तो रहा ही होगा। तो देखो आई आर एम एस कैलकुलेट कर लिया, तो वी आर एम एस, वी आर एम एस कहाँ पर आएगा? संधारित्र C2 पर, और C2 पर निकाल लिया तो उसके समांतर क्रम में लोड लगा हुआ पैरेलल में, तो लोड पे और C2 पे इक्वल आएगा वोल्टेज। क्लियर है? तो देखो संधारित्र C2 पर RMS वोल्ट था, RMS वोल्ट था, RMS वोल्टेज एट कैपेसिटर C2। C2 पर RMS वोल्टेज क्या आएगा? देखो C2 पर RMS वोल्टेज ऐसे आएगा, V RMS इज इक्वल्स टू I RMS इंटू एक्स सी, ये आएगा। और कौन सा? C2 वाले की बात करें, C2 ये आएगा। ये क्या है? V RMS। तो I RMS इंटू XC2, XC2 क्या आएगा? 1/ओमेगा C आएगा, और फ्रीक्वेंसी डबल है तो 2 ओमेगा, और C क्या आएगा? C2 आएगा। I RMS का वैल्यू पुट कर दो भैया, तो RMS का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। तो देखो I RMS का वैल्यू रखो 2VR ओमेगा C2 अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर L C2 -1, ये हो गया, इंटू 1/2 ओमेगा C2। ये क्लियर है क्या? ये आ गया। ये क्या आ गया? VRMS आ गया अपने पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो इसमें जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दिया, ओमेगा को ओमेगा से कैंसिल आउट कर दिया, C2 को C2 से कैंसिल आउट कर दिया। ओ बहुत कम बचा यहाँ तो देखो सिंप्लीफाई हो गया। देखो सिंप्लीफाई हो के क्या मिला हमको? क्या मिला? VRMS इज इक्वल टू VR अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर L C2 -1, ये मिला। अबे VR का वैल्यू और रखना अपने को, किसका? VR का। VR का वैल्यू तो बहुत पहले लिखा था मैंने, लिखा था ना? VR का वैल्यू VM पाई अपॉन ओमेगा, ये रहा RL C1, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से VR इज इक्वल्स टू क्या है? VM पाई अपॉन ओमेगा RL C। ऐसा है? अरे ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ, ओमेगा RL C बिल्कुल यही है। देखो अभी आगे देखो, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे,
वी आर एम एस का वैल्यू आएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम पाई अपॉन ओमेगा आर एल सी रूट टू, पाई पहले से था और ये ओमेगा आर एल सी, ये सी कौन सा था, 1 था, C1, ये आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस 1, ये आ गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई वी आर एम एस इज इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा अपने पास में वी एम अपॉन रूट ऑफ 2 ओमेगा आर एल सी 1 और 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस 1। ये वी आर एम एस का वैल्यू मिला अपने को, और इस इक्वेशन को मैं कुछ बोल देता हूँ, नंबरिंग दे देता हूँ। पहले कहाँ तक हो गया था नंबरिंग हो गया था, और इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया था, इसको 7 कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक आप कॉपी कर लो, यहाँ पे पॉज करके, जहाँ तक पहले किया था उसके आगे ये पॉज करके कॉपी कर सकते हो ना, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना। अब देखो वी आर एम एस का वैल्यू मिल गया अपने को, वी आर एम एस है, पहले वी डी सी कैलकुलेट कर लिया था, दोनों का रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो उर्मी का गुणांक रिपल फैक्टर मिल जाएगा। तो आओ भैया रिपल फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अतः उर्मी का गुणांक रिपल फैक्टर जो R है वो क्या आएगा, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी डी सी। वी आर एम एस व वी डी सी का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी आर एम एस एंड वी डी सी, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखो पुट कर दो, वी डी सी तो वी एम के ऑलमोस्ट वी एम के इक्वल लिख दिया था हमने, उसको इक्वलेंट करके नेग्लिजिबल करके वो वहाँ से गेम आ गया था। वी आर एम एस यहाँ आ जाएगा, तो देखो R इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इज वी एम अपॉन रूट ऑफ 2 ओमेगा आर एल सी 1 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस 1, और वी डी सी का जो वैल्यू आएगा वो आता है वी एम के इक्वल। तो वी एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी एम विल कैंसिल आउट टू वी एम, तो अपने पास मिला क्या, ये मिला 1 अपॉन रूट ऑफ 2 ओमेगा आर एल सी 1 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस 1। ये मिल गया अपने को फॉर्मूला। कुछ लोग इसको अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी ले लेते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ लास्ट का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इसका वैल्यू आता है 1 अपॉन रूट ऑफ 2 ओमेगा आर एल सी 1 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी टू माइनस 1, ठीक है ना। कुछ लोग इसको ये भी करते हैं, जैसे ये आ गया लास्ट का फाइनल आंसर, ये आ गया अपने पास में, उर्मी का गुणांक का फॉर्मूला आ गया, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। इसमें क्या करते हैं कुछ लोग, इसको फिर से अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं ऐसे कि अगर मान लो ये वैल्यू इसके एक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो तो एक को हटा दो। फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं ये अगर ऐसा है एफ, तो आर क्या होगा, आर होगा 1 अपॉन, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू रूट टू ओमेगा क्यूब एल सी 1 सी 2 आर एल, ये मिल जाएगा। और ये जो है ना 1 अपॉन 4 रूट 2, ये तो मैथमेटिकल वैल्यू है, तो 1 में 4 रूट 2 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो ये जो वैल्यू आता है ये कितना आता है 0.177 ये आता है, ये वैल्यू आता है कितना 0.177 इसका वैल्यू आता है, और ये मिलेगा ओमेगा क्यूब एल सी 1 सी 2 आर एल, ये रिपल फैक्टर उर्मी का गुणांक का वैल्यू मिल गया। चमक रहा है ये,
ये आ गया भैया रिपल फैक्टर। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको छापने के बाद में जो चारों फिल्टर है कंप्लीट हो गए हैं। हर एक का डेरिवेशन है थोड़ा 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 डिफरेंट है, और मैंने जो हर एक लाइन लिखी है उसके पीछे लॉजिक एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, क्यों लिखा गया है यहाँ पे, उस चीज़ का क्या मतलब है। कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए जैसे फूरियर वाली जो चीज़ें हैं, जहाँ पर भी फूरियर वाला काम में है, वो ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन वहाँ से चालू कर रहे हैं। वो उसका पूरा जो फूरियर वाला लिखा उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन, उसका डेरिवेशन ना तो सिलेबस में है, और उसका करेंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है वो। हम लोग फिल्टर ही कर रहे हैं तो फिल्टर में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी ये क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से रिपल फैक्टर का वैल्यू मिल गया ना। अब देखो ये रिपल फैक्टर है, ये रिपल फैक्टर किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप यहाँ से लिख लो जो पहले लिखा था वैसे। ये 1/ओमेगा³ होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/L होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C1 होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C2 होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RL होता है। ये जो सारे फैक्टर है इन सब के वैल्यूज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन सब के वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो R का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और R का वैल्यू कम हो ये तो अच्छी बात है। R का वैल्यू कम ही तो करना था, और R का वैल्यू कम करने के लिए क्या कर सकते हो आप, इन सब। तो देखो अपने पास, मेरे पास कितने टर्म हो गए, ये इतनी सारी चीजें हो गई, इन सब से मैं R को कंट्रोल कर सकता हूं। फिल्टर ये बनाया ना, इसके अंदर ये ओमेगा³ है, ओमेगा तो चलो मान लो सिग्नल जो आ रहा है उसका ओमेगा फिक्स है, लेकिन L, C1, C2 इन सब से मैं क्या कर सकता हूं, इसको कंट्रोल कर सकता हूं। फिल्टर बना रहे हैं ना, तो फिल्टर के अंदर हम लोगों के पास में कंट्रोल पावर बढ़ गया, रिपल फैक्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। रिपल फैक्टर को कंट्रोल करने का मतलब कि लोड पे AC का पार्ट कम हो कि ज़्यादा हो, वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर AC कम रखना तो L का मान खूब बढ़ा दो, C1 को और भी वैल्यू इंक्रीज कर दो, C2 का वैल्यू इंक्रीज कर दो। ये वैल्यूज इंक्रीज कर दोगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और R का वैल्यू कम हो ये अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें हो। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लो यहाँ पे, ये छापने के बाद में लिखना है यहाँ पे, क्या लिखोगे, उर्मिका गुणांक का मान, उर्मिका गुणांक का मान, उर्मिका गुणांक का मान लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध, उर्मिका गुणांक का मान लोड प्रतिरोध संधारित्र C1, संधारित्र C1 तथा C2 एवं प्रेरकत्व L, एवं प्रेरकत्व L के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट, सॉरी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड रेसिस्टेंस, टू द लोड रेसिस्टेंस, कोमा इंडक्टेंस L, इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, ये चीज़ें समझ में आ गई। इस तरीके से ये इसका वैल्यू मिल गया। इसका अगर आप कर्व देखना चाहो तो वो कर्व वो उस तरीके से मिलेगा जैसा वो पहले कर्व बनाया था ना, वो वैसा ही कर्व बनाना है। बस इसके इस बार क्या होगा, फुल वेव का जैसा कर्व बनाते थे वैसा ही कर्व बनेगा। ये यहाँ से आएगा, कलर दिख नहीं रहा, चलो इस पे काम करते हैं ना, दिखाते हैं इसको कलर को। इस तरीके से चलता जाता है, फाइनली ये जो मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। इसको थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ मैं। मेरा ड्राइंग तो मैंने बताया था लास्ट टाइम की बहुत खूबसूरत है, तो आप अपने हिसाब से इसको बनाए अच्छे से, है ना। ये बहुत ही गंदा बना है, बहुत वाहियात बन गया है।
तो ये है किसका, स्पंदमान वोल्ट का है ये, तो ब्लैक वाला स्पंदमान फ्लक्चुएटिंग वोल्ट, करंट या वोल्टेज कुछ भी मान लो, स्पंदमान वोल्ट था लिख लो, मान लो वोल्टेज के बाद स्पंदमान वोल्ट था, फ्लक्चुएटिंग, और जो कहाँ से निकल के आ रहा था, डायोड से निकल के आ रहा था, मतलब पहले जब फिल्टर नहीं बनाया था तब की बात है। फिर ये जो है फाइनल आउटपुट हो गया, आउटपुट ये किसका है, फिल्टर का आउटपुट है, निर्गम वोल्ट था, निर्गम वोल्ट था, इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ये पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, मतलब ये जो करा ना ऊपर नीचे, ये कम हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में, धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। तो ये ऐसे चलता जाता है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में बनाया हमने ये, ठीक है। इसको पॉज करके आप छाप लेना, पॉज करके क्या करोगे, इसको छापोगे आप। टाइम कितना बचा है अपने पास में, टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो एक सेकेंड, ये देखो इसमें देख पा रहे हो आप आराम से, ये 1 सेकेंड, देखो इसका जो आउटपुट मिल रहा है, ये देखो, ये जो ग्रीन वाला है ये आउटपुट को शो कर रहा है, ये ऐसा चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना। थोड़ा सा और देखना चाहते हो, देखो थोड़ा सा और देख लो इसको, देख पा रहे हो ना, ये ग्रीन वाला थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ये एक तरीके से ये वाला कौन सा इनपुट है, ये अलग अलग उस पे है, अलग अलग फ्रेम्स में है, इसलिए ये आपको अलग दिख रहा है, बाकी ये अलग अलग फ्रेम्स में है। मतलब ये ग्रीन वाला अलग, क्या बोलते हैं उसको, अलग स्केल में है, ये अलग स्केल में, अलग पैमाने में है, ये अलग पैमाने में, अलग अलग जगह पे। तो ये इनपुट वाला ऐसा होता है, आउटपुट वाला वो ऐसा मिलता है, ऐसा। सर्किट देख लो अपना, ये सर्किट देख लो, क्या किया, ये डायोड से जो मिला, डायोड वाला यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। ये अपन ने इसको क्या बनाया था, हम लोग ने इसको जंक्शन J1 बनाया था, इसको जंक्शन J1 बनाया था, इसको जंक्शन J2 बनाया था। तो हमने यही बोला था कि इधर से जो AC और DC का मिक्सचर आ रहा था, AC और DC तो पूरा इधर चला जाएगा, AC का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, और AC बाकी बचा हुआ AC इधर चला जाएगा। AC DC का मिक्सचर चल रहा है आगे, तो फिर यहाँ से DC पे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन AC का कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, है ना। फिर आगे जो जाएगा वो AC और DC दोनों जाएंगे, AC और DC, ठीक है। ये जंक्शन है, इधर से फिर AC इधर चला जाएगा, DC तो जाएगा नहीं, AC चला जाएगा। तो AC यहाँ पे चला गया थोड़ा, तो थोड़ा इधर खर्च हो गया, फिर थोड़ा इधर चला जाएगा, तो इधर AC का वैल्यू बहुत कम पहुँचेगा। लेकिन DC तो पूरा डायरेक्ट तक आगे तक जा रहा है, DC वाला पोर्शन समझ में आ रहा है। AC वाला तो इधर उधर बट गया, DC आगे तक जा रहा है, और यही चाहते थे कि DC अपने को फाइनल लास्ट तक मिले, ठीक है। इनके जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको समझने हैं अच्छे से, और हर एक स्टेप को आप क्लियर करते चलोगे तो ठीक से समझ में आएगा। क्लियर। एक तो दूसरी चीज़, किसी ने मेरे से ये भी डाउट पूछा था कि AC और DC कहाँ पे हम लोग IRMS ले रहे हैं, कहाँ पे वो ले रहे हैं। तो देखो, एक तो हम लोग IAC/IDC लिखते हैं, मतलब ये RMS ले लो, कुछ मतलब करंट की टर्म्स में लिखते हैं रिपल को, एक इसको वोल्टेज की टर्म्स में लिखते हैं, DC और RMS या AC की बात है। यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू लिखते हैं तो वो RMS में आ जाता है। पर कहाँ पर वोल्टेज वाला काम में ले रहे, कहाँ पर ये करंट वाला। तो मैं ये बोल दूँ फिर से कि लोड रेसिस्टेंस के अगर पैरेलल में, जस्ट पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ हो यहाँ पे ऐसे, तो हम लोग कौन सा काम में लेते हैं, वोल्टेज वाला। वोल्टेज वाला क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर के ऊपर अगर वोल्टेज मिल गया तो इसका और इसका दोनों पैरेलल में है, तो इसका ऊपर जो वोल्टेज मिलेगा सेम वोल्टेज वो यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो कैपेसिटर पे जो वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा वही वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप का अगर होता है, कैपेसिटर पैरेलल में होता है, तो आपको क्या करना है, वोल्टेज वाले फॉर्मूले से सोल्व करना है। और वैसे आपके पास 4 ही तो फिल्टर है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो, याद भी रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, फिल्टर हो गया। इसके बाद में इसमें 2 टॉपिक और बच गए चैप्टर में।
और फिर हम लोग ट्रांजिस्टर चालू करेंगे, ठीक है। ये यूनिट ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मेन पोर्शन था यूनिट का वो यही था। फिल्टर आता है एक, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले जेनर डायोड पढ़ाने के बाद में फिर पढ़ाऊँगा मैं जो है क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल। ये यूनिट ज़्यादा बड़ा नहीं, एक तो एक फिल्टर आएगा 100% एक फिल्टर आएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं। न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है। फॉर्मूला कौन सा, वो लास्ट का रिपल फैक्टर का लास्ट फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला काम में आता है। तो रिपल फैक्टर के फॉर्मूले चारों याद होने चाहिए। और इस पर और क्या, एक वो जो अपने पहले क्या पढ़े, रेक्टिफायर पढ़े और फिल्टर पढ़े, दो तो चीज़ें पढ़ी, एक जेनर डायोड पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। मेन जो पोर्शन था इस यूनिट में वो यहाँ से आता है, बड़ा क्वेश्चन जो आता है